जय श्री राम। अनजाने को जानने का प्रयास ही ज्योतिष है। और इसी कड़ी में जब कई बार शादी की उम्र के लायक जब बच्चे होते हैं तो उनके माँ बाप उनकी पत्रिका लेकर आते हैं और पूछते हैं कि इसको किस तरह का जीवन साथी मिलेगा। ये बात सत्य है कि आपका जीवन साथी कैसा होगा ये आपकी पत्रिका के द्वारा भी देखा जा सकता है। जिसे हम ज्योतिष में ऋणानुबंधन कहते हैं कि जैसा आप डिज़र्व करते हैं या जैसी आपकी पत्रिका है, पिछले जीवन के कर्म हैं, उसी के आधार पर इस जन्म में भी आपको जीवन साथी मिलेगा। तो अगर हम जीवन साथी के बारे में बता सकते हैं, उसका रंग, उसके हाव भाव के बारे में, उसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि उसका व्यवसाय क्या होगा, किस तरह के कार्य में होगा। जब आप इसका उत्तर देते हैं तो उससे दो फायदे हो जाते हैं। पहली बात तो ये कि अपने बच्चों के लिए वर या वधू जो भी वो ढूंढ रहे हैं उनका व्यवसाय पता चल जाए, उनके कार्य क्षेत्र का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए तो व्यक्ति उसी दिशा में मेहनत करेगा। तो आज की ये वीडियो खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे कैसे कुंडली में देखकर ये बताया जा सकता है कि आपकी कुंडली से आपके जीवन साथी का व्यवसाय क्या होगा। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की इस रोचक यात्रा को। जय श्री राम। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने बार बार ये प्रश्न पूछा था कि एस्ट्रो लाइफ सूत्रास ज्योतिष एकेडमी की लाइव क्लासेस कब होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है कि जनवरी 2026 से हमारे लाइव बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो यदि आपका रविवार फ्री रहता है तो सीखिए इस अनमोल विद्या को नियमित कक्षाओं के द्वारा। एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस तो रन करती ही है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और करनाल के छात्रों के लिए हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। परमात्मा ने चाहा तो जल्द मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। जय श्री राम। जीवन साथी का व्यवसाय, इस पर बात करें उससे पहले ज्योतिष के कुछ मूलभूत सिद्धांत को समझ लेते हैं। पहला ये कि जन्म कुंडली में 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का है। इसके साथ साथ 7वां भाव आपके जीवन साथी के व्यवहार को, उसकी संरचना को, उसके शरीर को, इन सब को भी दर्शाता है। और यहाँ जब मैं कहता हूँ कि जीवन साथी को दर्शा रहा है तो वो जीवन साथी जो पहला है, आजकल ये भी प्रश्न बड़ा आ जाता है कि साहब मेरे बच्चे की दूसरी शादी है या तीसरी शादी है, क्या उसके लिए भी 7th हाउस, सप्तम भाव को देखेंगे? तो उत्तर है नहीं। हम यहाँ पहले पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो पहले पार्टनर का विचार 7वें भाव से किया जाता है। 7वें भाव के स्वामी को देखा जाता है कि वो किस प्रकार की राशि में है, किन ग्रहों से उसकी युति है, दृष्टि है। उसके आधार पर बताना काफ़ी आसान हो जाता है कि इसको किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा। अब व्यवसाय की अगर हम बात करें तो उसके लिए दशम भाव होता है। दशम भाव मेरे व्यवसाय का है। तो इस आधार पर एक मन में विचार आता है, और कई लोगों को मैंने करते भी देखा है कि सप्तम भाव को केंद्र बिंदु मानकर, सप्तम भाव के ऊपर ध्यान देते हुए सप्तम से दशम यानी कुंडली के 4th हाउस से वो देखने का प्रयास करते हैं कि जातक का व्यवसाय कैसा होगा। ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन इसमें जो कुछ प्रश्न आते हैं वो ये है कि जो चौथा भाव है वो न केवल मेरे पति का जीवन करियर है, बल्कि इसके अलावा वो मेरी माँ का भी भाव है, मेरे मकान का भाव है, मेरे वाहन का भाव है, मेरी मानसिक शांति का भाव है। तो क्या ये सारी चीज़ें एक ही स्टैंडर्ड या एक ही तरह से देखी जाएंगी? तो उत्तर है नहीं। कुंडली, जन्म कुंडली बहुत एक, कैसे कहूँ मैं आपको, कि बहुत बड़ा मैप की तरह आप इसको समझिए, जिसमें अगर आप एक हाउस के ऊपर भी पिन पॉइंट करते हो तो उस हाउस में भी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस होती है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे देखें कि मेरे पति या पत्नी का व्यवसाय क्या होगा? बहुत सीधा सिंपल सा नियम है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जन्म कुंडली में देखिए आपके 7वें भाव का स्वामी कौन है। सप्तमेश भी बोला जाता है उसे, 7th लॉर्ड भी बोला जाता है उसे, कि वो कौन है उसका नाम लिख लीजिए एक जगह। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पार्टनर की अपीयरेंस, उसके व्यवहार, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने के लिए। अब दूसरा काम क्या करना है? दूसरा करना है कि अपनी नवांश कुंडली को खोल लीजिए। नवांश कुंडली जीवन साथी के लिए देखी जाती है। स्पेसिफिकली मैरिड लाइफ को देखना हो तो हम नवांश कुंडली का सहारा लेते हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जन्म कुंडली के 4th हाउस तो बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, पर नवांश का 4th हाउस आपकी मैरिड लाइफ के सुख को ही दिखाएगा। तो इस वजह से नवांश कुंडली की इंपॉर्टेंस होती है। अब क्या करें?
अब देखिए, जो ग्रह आपने लिखा था उस ग्रह को नवांश कुंडली में बिठाइए, देखिए वो कहाँ बैठा है, और उससे 10वें घर का विचार कीजिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जन्म कुंडली के 7वें घर के मालिक को आप नवांश कुंडली में देखें कहाँ बैठा है, बहुत आसानी से देख पाएंगे आप। वो जहाँ भी बैठा हो उससे 10वें घर पर दृष्टि डालिए कि वहाँ कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, किन ग्रहों का वहाँ पर प्रभाव है। वो आपके जीवन साथी के व्यवसाय के बारे में बहुत सटीक जानकारी देगा। अब अगर उस घर का स्वामी कमज़ोर है, उस घर में वक्री ग्रह बैठे हैं, उस घर में पीड़ित ग्रह बैठे हैं, तो आपके जीवन साथी का व्यवसायिक जो जीवन है, करियर जो है, वो बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर उस भाव का अधिपति बली बैठा है, उस घर में शुभ ग्रह है, उसका मालिक जिस तरह की राशि में गया, वो आपके जीवन साथी के व्यवसाय को दर्शाएगा। ये नियम 1 है। इसके साथ अभी हम एक दूसरा नियम और बताएंगे। तो अब इसको कुंडली पर लगा कर देखते हैं कि कुंडली अगर हमारे हाथ में आए तो हमें उसे कैसे देखना चाहिए। तो स्क्रीन पर जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं वो कर्क लगन का है। कर्क लगन में सप्तम भाव का स्वामी शनि बनता है, तो हमने शनि को पकड़ लेना है। अब देखिए, शनि नवांश कुंडली में किस राशि किस भाव में बैठा है, तो पता लगा शनि वहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा के साथ है। जहाँ शनि बैठा है उससे 10वें घर को पर जाना है। अब हम उसे 10वें भाव पर गए तो वहाँ 11 नंबर की राशि नज़र आई। दोबारा दोहराऊं, जहाँ शनि नवांश कुंडली में बैठा है उससे 10वें भाव पर गए और वहाँ पर हमें कुंभ राशि नज़र आई। अब कुंभ राशि का स्वामी स्वयं शनि बनता है। पहले तो ये देखिए कुंभ राशि में कोई ग्रह है क्या, तो उत्तर आया कुंभ राशि यहाँ पर रिक्त है, कोई प्लैनेट नहीं है, बस वहाँ पर 11 लिखा हुआ है। काल पुरुष का लाभ जिसे हम बोलते हैं 11 नंबर की राशि है। अब उसका स्वामी जो बनता है वो शनि बनता है। इसी कुंडली में, नवांश कुंडली में, वो शनि वृषभ राशि का यानी कि अपनी मित्र की राशि का चंद्रमा के साथ पोजिटेड है। क्या हमें इसे शुभ लेना चाहिए, तो उत्तर है बिल्कुल शुभ लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मित्र राशि का है और एक शुभ ग्रह के साथ पोजिटेड है। और इस शनि पर किसी भी ग्रह की दृष्टि भी नहीं आई नवांश कुंडली में। इस स्थिति में हम ये चार्ट देखकर ये कह सकते हैं कि आपके जीवन साथी का व्यावसायिक ज़िंदगी अच्छी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी दिखती है। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली के 7th लॉर्ड जो कि शनि था, उसको जब हमने D9 में बिठाया और देखा तो पता लगा कि उससे 10th हाउस में 11 नंबर की राशि है और उस राशि का स्वामी शनि स्वयं बना जो कि टॉरस में बैठा है। यानी 11 और 2, वृषभ और कुंभ, ये राशि आपके जीवन साथी के व्यवसाय में एक अहम भूमिका निभा सकती है। जिसकी आप पत्रिका देख रहे हैं उस जातिका का पति चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक और बात समझिएगा, यहाँ पर जो 11 नंबर की राशि है वो दूसरे भाव में आई, नवांश कुंडली के दूसरे भाव में आई। वहाँ पर 11 लिखा हुआ था, उसका मालिक शनि बना, शनि टॉरस में गया जो कालपुरुष की दूसरी राशि है। तो 2 और 11 क्योंकि धन अर्थ से जुड़ी राशि और भाव हैं, इस आधार पर यहाँ पर एक स्टेबल करियर और एक, जैसा मैंने कहा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके केस में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, अदरवाइज़ हम ये ज़रूर कह सकते थे कि फाइनेंशियली या फाइनेंस मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, इसमें आपके लाइफ पार्टनर के होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार अब इस कुंडली पर आइएगा। ये कुंडली भी बहुत खास है। पिता चाहते थे कि उनकी कन्या का विवाह एक बहुत ही संपन्न और आर्थिक रूप से परिपूर्ण परिवार में हो, जो कि सब पिता की ख्वाहिश होती है। अब ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसमें सप्तम अधिपति शुक्र बना। अब हम क्या करेंगे, इस शुक्र को नवांश कुंडली में जाके देखने का प्रयास करेंगे कि नवांश कुंडली में शुक्र कहाँ मौजूद है। शुक्र यहाँ पर कर्क राशि में सूर्य के साथ बैठा है। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि उससे 10वें घर में कौन सी राशि आई, उस राशि का स्वामी कौन है, उस राशि पर किन ग्रहों का प्रभाव है। तो अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ तो कर्क से 10th हाउस में, यानी शुक्र जहाँ बैठा है वहाँ से 10th भाव में मेष राशि आती है। मेष राशि पर इस कुंडली में नवांश में शनि और मंगल का प्रभाव है। उस घर और कोई वहाँ पर बैठा नहीं है। अब अगर मैं मंगल को देखूँ तो वो 12वें घर में छठी राशि में मौजूद है। उस पर राहु केतु एक्सिस का प्रभाव है, राहु केतु के कक्षा है। साथ में बुध जो नीच का बैठा है, वक्री बैठा है, वो भी उसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है।
ऐसी कंडीशन में पति के व्यवसाय के लिए यहाँ से कोई बहुत शुभ संकेत नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि अगर हम उस मेष राशि पे ध्यान दें जो सप्तमेश से दशम भाव है नवांश कुंडली में, वहाँ पर शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, उसका स्वामी मंगल का राहु केतु एक्सिस में आना, बुध वक्री है, राहु केतु एक्सिस है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जातिका के पिता की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो पाई और जातिका ने एक ऐसे लड़के से विवाह किया जिसके कार्य क्षेत्र में बहुत अस्थिरता है, फाइनेंशियली कोई बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है और करियर भी सेटल नहीं है। तो इस बच्ची ने लव मैरिज की और अभी जिनके साथ है उसके करियर में कोई इस तरह का प्रभाव नहीं है जैसा कि उनके पिता चाहते थे। अब ये कहिए कि कुंडली में लिखा था, नवांश में वो इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, तो उसे पसंद भी वही आया जैसा कि वो अपने भाग्य में लिखवा के लाई। आगे बढ़े उससे पहले एक और रूल को समझ लेते हैं। वो रूल है चंद्र कुंडली। जन्म कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली की भी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, बहुत महत्ता होती है। आप क्या करें, आप अपनी चंद्रमा से भी 7वें घर के स्वामी पर ध्यान दें, जैसे लगन कुंडली से 7वें भाव पे ध्यान दिया था। चंद्रमा से जो 7वें घर का मालिक है उसको भी नवांश में देखें कि वो नवांश में उससे दशम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, वहाँ पर क्या राशि लिखी है। वो भी आपको मदद करता है आपके जीवन साथी का व्यवसाय निर्धारण करने में। यहाँ पर 2-3 सवाल आ सकते हैं कि सर आपने 7th लॉर्ड D1 का क्यों लिया, जन्म कुंडली का क्यों लिया, नवांश का क्यों नहीं? तो इसका उत्तर ये है कि जन्म कुंडली का सप्तमेश बदलने वाला नहीं है 2 घंटे तक। तो जो वहाँ का सप्तम अधिपति बन गया आपका जन्म कुंडली का, उसकी पोजीशन को लेके एक विश्वास मन में रहेगा कि ये मूव नहीं करेगा या ये वहीं पर रहेगा कम से कम एक लंबी अवधि तक। जबकि नवांश कुंडली 12 से 15 मिनट में वो लगन बदलता रहता है और उस वजह से कई बार नवांश कुंडली धोखा दे देती है। आपको लग रहा होता है सप्तमेश ये है, सप्तम लगन में ये राशि है, 7वें घर में ये राशि है, पर पता चलता है कि उसका तो नवांश लगन ही बदल चुका था। और 1970-80 के आसपास के जो चार्ट है या उससे पहले के जो चार्ट है, वहाँ पर बर्थ टाइम इतने एक्यूरेट नहीं होते थे कि हम वहाँ से फलित कर पाएँ। उस आधार पर जन्म कुंडली के सप्तमेश को नवांश में स्थापित करना और वहाँ से दशम भाव को देखना ज़्यादा लॉजिकल और तर्क संगत लगता है रादर देन D9 के 7th लॉर्ड को देखने से। खैर, विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। इस कुंडली को भी देखिए जो अभी आपके सामने है और चंद्रमा से भी देखिएगा तो ज़्यादा हमें सटीक उत्तर मिलेगा। ये कुंडली है सिंह लगन की। सिंह लगन में सप्तमाधिपति बनते हैं शनि महाराज। अब हमें क्या करना है, हमें नवांश में देखना है शनि किस राशि में पोजिटेड है। नवांश कुंडली में शनि से दशम भाव में तुला राशि में चंद्रमा मौजूद है। चंद्रमा का शनि से 10वें घर में या यूँ कहूँ कि 7th लॉर्ड से 10वें घर में जाना आपके कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सूचक है। वहाँ पर तुला राशि का आना जो कि बाजार की राशि है, बिजनेस की गुंजाइश को बढ़ा देता है। और उस राशि पर अगर आप यहाँ ध्यान दें तो बुध का प्रभाव भी आ रहा है जिस वजह से व्यापार की संभावना बढ़ जाती। तुला राशि में बैठे चंद्रमा पर शनि की भी दृष्टि है, उसको अभी आप लेके चलिएगा। तो शनि की दृष्टि, सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा वहाँ बैठा है, तुला राशि है, उसके ऊपर दृष्टि सूर्य की भी आ रही है बुध के साथ साथ। और उस राशि का स्वामी शुक्र यहाँ पर वृषभ का यानी अपनी राशि का राहु के साथ मौजूद है। अब इस स्थिति में ओवरऑल कार्य क्षेत्र पति का अच्छा नजर आता है क्योंकि शनि से 10वें घर का स्वामी अपनी ही राशि का है। शनि से 10वें घर में एक शुभ ग्रह है, उस पर सूर्य का और बुध का प्रभाव है, तो व्यापार करने की संभावनाओं को बल मिलता है। अब इसी पत्रिका में आप चंद्र कुंडली पर भी ध्यान दें। जन्म कुंडली में चंद्रमा मौजूद है तुला राशि का। उस आधार पर तुला राशि से 7वें घर में 1 नंबर की राशि आएगी जिसका स्वामी बनता है मंगल। अब आप इसी कुंडली में मंगल की पोजीशन नवांश में देखिए। वहां अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल से दशम भाव में मीन राशि लिखी है और उसका स्वामी गुरु बनेगा जो कि इस कुंडली में उच्च का बैठा है। मैं दोबारा दोहराता हूं, जन्म कुंडली वाले रूल को जब लगाया तो पता लगा कि D9 में 7th लॉर्ड से 10th हाउस में जो राशि पड़ी उसका मालिक स्वराशि का है। जब हमने चंद्र कुंडली से यही नियम लगाने की कोशिश की तो पता लगा कि मंगल से 10वें घर में हमें मीन राशि मिली जिसका स्वामी गुरु भी उच्च का है। इस आधार पर दोनों ही जगह से दिखता है कि इस जातिका से विवाह के बाद
इसके पति के कार्य क्षेत्र में उन्नति होने के योग है, क्योंकि ये ऐसा लिखवा के लाए हैं, इसकी पत्रिका के आधार पर ये योग नजर आता है। एक और बात समझते हैं, जन्म कुंडली के सप्तमेश से जब दशम भाव पर हम गए थे तो वहां पर तुला का चंद्रमा बैठा था और उसको शनि देख रहा था। इसी पत्रिका में यही शनि चंद्रमा से दशम भाव पर अगर हम ध्यान दे रहे हैं, चंद्रमा से नहीं कहूँगा, चंद्रमा से सप्तमेश यानी मंगल से दशम भाव पर जो राशि है मीन, उस पर भी शनि की तीसरी दृष्टि है। उसका स्वामी गुरु बनता है जो उच्च का है, वो हम बात कर चुके हैं, लेकिन उस पर भी शनि की दृष्टि है। इस जातिका के पति का काम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए किस तरह से कुंडली हेल्प करती है बताने में कि जातिका का जीवन साथी किस प्रकार के व्यवसाय में होगा। यही नियम आप चंद्रमा वाला अगर आप ऊपर की 2 कुंडलियों पर भी लगाएं, जिसका डिस्कशन हम अभी कर चुके हैं, आप ऑलमोस्ट उसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि इनके साथ ऐसा ही घटित होना चाहिए था जिस तरह का पार्टनर उन्हें मिला। ये कुंडली मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, आप ज़रा विचार कीजिएगा। मुझे आपसे केवल 2 बातें जाननी है इस वीडियो के अंत में। एक तो ये कि इसके पति का व्यावसायिक स्तर क्या होगा, कमाई के साधन, कमाई किस तरह की होगी, ये, और दूसरा पति के व्यवसाय क्या होने की गुंजाइश आपको नज़र आती है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर आप लिखिएगा, इससे और लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है कि किस तरह से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए। आशा करता हूँ ये नियम आपको अच्छे समझ में आया हो कि कैसे जन्म कुंडली के सप्तमेश को नवांश कुंडली में बिठाकर उससे 10वें घर पर दृष्टि डालें और देखें कि इस जातक का किस तरह का पार्टनर इसको मिलेगा, तो उत्तर आपको सही मिलेगा। यहाँ पर हम उनके स्वभाव की बात नहीं कर रहे हैं, उनके गुणधर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनके व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।